हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम यूपी टेट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर आपके लिए एक बैच चल रहा है जिसका नाम है अग्नि परीक्षा बैच। और यह बैच आपको हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। और इस बैच में मैं आपको पढ़ाती हूँ संस्कृत विषय को, जिसमें हम पढ़ रहे हैं संधि प्रकरण को। किसको पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं संधि प्रकरण को। इसमें आज हम पढ़ेंगे पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि, यानी कि जो स्वर संधि है, उसके प्रकार को पढ़ेंगे। और आज की क्लास में हम स्वर संधि को खत्म कर देंगे। उसके बाद हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को कवर करेंगे। और 2-3 दिन से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी, ठीक है, तो आज से हम क्लास जो है वो कंटिन्यू करेंगे। और मेरी क्लास का टाइमिंग है शाम को 3 बजे। तो जुड़ना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली से, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो, और अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर जाकर वहाँ सभी क्लासेस को देख सकते हैं। सभी क्लासेस की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि को, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि? पूर्व रूप संधि, जिसका सूत्र क्या होता है? जिसका सूत्र होता है एंग पदांता दति। क्या होता है? जिसका सूत्र होता है एंगा पदादांता दति। क्या है? एंगा ता दति, ठीक है। क्या है? एंगा पदांता दति, ठीक है। तो इसका मतलब समझेंगे कि एंगा का मतलब क्या होगा। तो एंगा का मतलब हो जाएगा एंग प्रत्याहार, ठीक है। एंगा का मतलब क्या होगा? तो एंगा का मतलब हो जाएगा एंग प्रत्याहार। क्या होगा? एंग प्रत्याहार, ठीक है। क्या होगा? एंग प्रत्याहार। और तादती का मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब हो जाएगा पददांत अति। क्या होगा? पददांत अति, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं? इसमें आते हैं ए और ओ। क्या आते हैं? इसमें आते हैं ए और ओ वर्ड, ठीक है। तो जिस पद के अंत में, ठीक है। पदांत का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा पद के अंत में, ठीक है। क्या होगा? पद के अंत में। अति मतलब अत प्रत्याहार, जिसमें क्या होता है? ता का लोप हो जाता है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है? तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। तो इसका मतलब होगा कि, ठीक है, अंत में, यानी कि पद के अंत में। किसके? पद के अंत में ए या ओ हो, उसके अंत में आ हो, तब क्या होता है? ये ह्रस्व आ जो हो जाता है वो इसमें परिवर्तित हो जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ए और ओ वर्ण हश्व। इसका मतलब क्या होगा कि जो पद के अंत में अगर ए और ओ हो और बाद में जो हस्व आ होता है, उसका अवग्रह हो जाता है कुछ इस प्रकार, ठीक है। इसको हम एस कह सकते हैं, यानी कि, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हरे, जैसे हरे अब क्या है? हरे अब। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ए की मात्रा है वो क्या अलग हो जाएगी, यानी कि ए और अब, ठीक है, और अब, ठीक है, ठीक। तो जो आ है, जो जब ए और ओ के बाद अगर पद के अंत में ए और ओ के बाद अगर आ आए, यानी कि हश्व स्वर आए, क्या आए? हश्व स्वर आए, तो क्या हो? इसका लोप हो जाता है, यानी कि इसका अवग्रह हो जाता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? और इसको पूरा ज्यों को त्यों लिख दिया जाता है, यानी कि कैसे हो जाएगा? हरेव। क्या होगा? हरेव। क्या होगा? हरेव, ठीक है। आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको।
तो जो सूत्र है वो है एंग पदांतेन। एंग का मतलब होता है एंग प्रत्याहार, जिसमें ए और ओ वर्ड आते हैं। पदांत यानी कि पद के अंत में। और अति का मतलब हो जाएगा अत। अति का मतलब क्या हो जाएगा? अत, जिसमें ता का क्या हो जाता है? जिसमें ता वर्ड का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। क्या होता है? ता वर्ड का लोप हो जाता है। और क्या? और इसमें परिवर्तित हो जाता है, और जो पद है वो जो का त्यों हो जाता है। क्या होता है? जो का त्यों हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब हम इसको आगे देखते हैं। ठीक है, अब जो सूत्र पढ़ा है, अभी हमने जो सूत्र पढ़ा है उस सूत्र के विश्लेषण को समझ लेते हैं कि जो सूत्र विश्लेषण है, सूत्र क्या है? सूत्र है एंग। उसका हम अर्थ को या फिर विश्लेषण को समझ लेते हैं। तो सूत्र था एंग पदांतति। क्या है? सूत्र था एंग पदांतति, जिसका सूत्र विश्लेषण हो जाएगा। एंग का मतलब क्या होगा? जिसमें ए और ओ वर्ड आते हैं, यानी कि एंग प्रत्याहार। यह एक क्या है? यह एक एंग प्रत्याहार है। और पदांत का मतलब क्या है? तो पद के अंत में, जो मैंने आपको आगे बताया कि सूत्र में क्या होता है, सूत्र का विश्लेषण करने पर क्या होगा? जो एंग है, एंग का मतलब होता है एंग प्रत्याहार, जिसमें ए और ओ वर्ण आते हैं। पदांत का मतलब हो जाएगा पद के अंत में। और अति का मतलब क्या होगा? अति का मतलब हो जाएगा अत। अति का मतलब क्या होगा? अत, जिसमें ता का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और हश्व आके आने पर क्या होगा? हश्व आके आने पर यह कुछ इस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है, और पद जो होता है वो जो का त्यों बना रहता है। ठीक है, इसको आगे देखते हैं कि अब इसको संक्षेप में क्या कह सकते हैं। तो इस सूत्र को संक्षेप में कहा जा सकता है कि पदांत एंग अ। क्या कह सकते हैं? इसको कहा जा सकता है संक्षेप में पदांत एंग अ, यानी कि पदांत यानी कि जो का मतलब क्या है कि पदांत एंगा। पदांत, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पदांत एंगा, यानी कि पद के अंत में अगर ए और ओ वर्ण हो और उसके अंत में क्या हो? हश्व आ हो, तो इसका क्या हो जाता है? इसका क्या हो जाता है? इसका अपग्रह हो जाता है। इसका अपग्रह हो जाता है, और ये कुछ इस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। अवग्रह होने पर ये ऐसे में परिवर्तित हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को पूर्व रूप संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को पूर्व रूप संधि कहा जाता है। और संधि में ज़्यादातर क्या पूछा जाता है? तो संधि में आपको संधि पता होनी चाहिए, संधि का नाम पता होना चाहिए, संधि का सूत्र पता होना चाहिए, और संधि के उदाहरण भी आपको देखना आना चाहिए। इतना ही पेपर में आपसे पूछा जाता है। और ये पूर्व रूप संधि जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। कि पूर्व रूप संधि की परिभाषा क्या है? कि जब पदांत के अंत में, जब पद के अंत, यानी कि पदांत का मतलब क्या है? पदांत का मतलब है कि पद के अंत में, किसमें? पद के अंत में। पद के अंत में ए और ओ के बाद हश्व आ आए, तो तो आ का अवग्रह एस में परिवर्तित हो जाता है। और ये रूप जो होता है वो ज्यों का त्यों बना रहता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था हरे अब। क्या बताया था? मैंने आपको उदाहरण बताया था हरे अब, जिसमें हर ए और अब, इसका हमने क्या किया? विच्छेद कर लिया, बड़ विच्छेद कर लिया। तो जो आ है, ह्रस्व आ है, इसका लोप होकर क्या हो जाएगा? इसका लोप होकर कुछ इस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। और जो संधि होती है वो ज्यों का त्यों परिवर्तित, और जो संधि होती है वो ज्यों का त्यों परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि हरे, हरेब क्या हो जाएगा? ठीक है, जो संधि है वो ज्यों का त्यों क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। तो क्या हो जाएगा? हरेव। क्या हो जाएगा? हरेव। ठीक है, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इसे ही पूर्व रूप संधि कहते हैं। अब हम दूसरी संधि देखेंगे। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं ज़रूर उसमें परिवर्तन करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो अब हम दूसरी देखते हैं। दूसरा प्रकार क्या है? ठीक है, तो इसकी पहली पहचान क्या है? तो इसकी पहली पहचान है जब ए या ओ हो और उसके बाद ह्रस्व आ हो। क्या हो? उसके बाद ह्रस्व आ हो, तो अवग्रह का चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसके उदाहरण को हमने देख लिया है, जो हमने ये उदाहरण पढ़ लिया है इसको, लेकिन एक बार इसको हम फिर से समझ लेते हैं पूर्व रूप के उदाहरण। पहला उदाहरण है हरे अब। जी क्या है? संधि विच्छेद है। इसका हम जब बड़ विच्छेद करेंगे तो ए को हम अलग कर लेंगे रा में से। तब ए और अब जब आ होता है, यानी कि ह्रस्व आ होता है, तो उसका परिवर्तन
हो जाता है, उसका अवग्रह चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है, तब क्या होगा, हरेव। यानी कि इसका क्या होगा, आ वर्ण जाकर पूर्व वर्ण ए में मिल जाता है। क्या होता है, जो आ वर्ण होता है वो ए में परिवर्तित हो जाता है, तब क्या होगा, हरेव। क्या होगा, संधि युक्त पद क्या होगा, संधि युक्त पद हो जाएगा हरेव। क्या होगा, हरेव। अब हम इसका दूसरा उदाहरण देखेंगे। दूसरा उदाहरण क्या है, ठीक है। तो दूसरा उदाहरण क्या है, दूसरा उदाहरण है विष्णो अव। क्या है, विष्णो अव। इसका क्या है, ये संधि विच्छेद है, इसका हम पढ़ विच्छेद करके देखेंगे तो क्या होगा, विष्णु ओ अव। क्या होगा, विष्णु ओ अव, जिसमें आ का क्या होगा, जिसमें आ का अवग्रह चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा, जिसमें आ अवग्रह चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि आ ह्रस्व वर्ण जाकर पूर्व वर्ण ओ में मिल जाता है, तब विष्णोव। क्या है, विष्णोव। इसका क्या है, ये संधि युक्त पद है। क्या है, संधि युक्त पद है, और इसमें पूर्व रूप संधि निहित है। कौन सी संधि निहित है, पूर्व रूप संधि निहित है। कौन सी संधि है, पूर्व रूप संधि निहित है। ठीक है। अब हम इसके और उदाहरण देख लेते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक की क्या करें, प्रैक्टिस करें। संस्कृत में ज़्यादातर क्या होता है, ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको आप आसानी से नहीं समझ सकते, तो उनको आपके लिए अच्छे से आप उनकी प्रैक्टिस करें। अगर आप इस क्लास को 4 से 5 बार देख लेंगे, यानी कि एक बार आपने क्या किया, क्लास देख ली और उसके नोट्स बना लिए, ठीक है, और बार बार उसको क्या करें, रिवाइज करेंगे, तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि संस्कृत सब्जेक्ट जो होता है वो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैथ होती है, उसको आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप उसको अच्छे से हल कर पाएंगे, और जैसे ही आप प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तो आप मैथ को भूल जाते हैं। तो इसी प्रकार से संस्कृत होती है, ठीक है, इसी प्रकार से संस्कृत होती है। संस्कृत की जितनी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप प्रैक्टिस कीजिए। आपके एग्ज़ाम के जो फॉर्म है, आपका एग्ज़ाम जो है यूपी टेट का, वो तो आपको पता ही होगा कि वो जुलाई में कंडक्ट है, 2, 3, 4 जुलाई को, ठीक है, जुलाई में कंडक्ट है। और जो उसके फॉर्म है, इसके फॉर्म जो है वो आज से फिल हो रहे हैं। इसके फॉर्म जो है आज से फिल हो रहे हैं। आज की डेट है, ठीक है, उसके फॉर्म जो है, इसके फॉर्म जो है वो आज से फिल हो रहा है, यानी कि 27 मार्च से यूपी टेट के जो फॉर्म हैं वो फिल हो रहे हैं। तो आप अपने फॉर्म को भरिए और क्लासेस को देखते रहिए। इसमें इस बैच में हम कंप्लीट सिलेबस को जरूर कराएंगे, ठीक है। जितना भी अच्छे से हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे, और सिलेबस भी आप खुद मिला लेना कि जो हम सिलेबस करा रहे हैं, और आप किसी से बैच भी ले लेना, ये हम फ्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये क्लासेज जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी, और इसकी पीडीएफ भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। अभी हम क्लास नोट्स दे रहे हैं, उसके बाद अगर हमारा सिलेबस, ठीक है, उसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद इसकी हम कंप्लीट पीडीएफ आपको दे देंगे, उससे आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास को जरूर देखें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आया था कि मैम आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। शाम को 3 बजे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगा हमारी क्लास का, ठीक है। तो जुड़े हमारी क्लास से, और अपने दोस्तों को जरूर जोड़ें, क्योंकि यहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक पे पहुँचते हैं। हम दूसरा उदाहरण देख रहे थे कि विष्णोवा, जिसका संधि विच्छेद क्या होगा, विष्णोव। क्या है, विष्णोव। इसमें पूर्व रूप संधि निहित है, ठीक है। अब हम इसके और उदाहरण देखते हैं, ठीक है। पूर्व रूप संधि की पहचान क्या होती है, तो पूर्व रूप संधि की पहचान होती है जब ए या ओ आता है और उसके बाद अगर ह्रस्व आ जाता है तो उसका अवग्रह होकर अवग्रह चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं ए और आ मिलकर जब अवग्रह चिन्ह बनाते हैं, जैसे उदाहरण नंबर 1 है रमे अत्र। क्या है, रमे अत्र। तो क्या होगा, रम ए अत्र। क्या होगा, रम ए अत्र। और जो आ है इसका क्या हो जाएगा, इसका अवग्रह हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, रमेत्र। क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा रमेत्र, ठीक है। इसी प्रकार से इसके और उदाहरण देखते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 है जैसे ते अध। क्या है, ते अध। तब क्या हो जाएगा, ता ए अध, ठीक है। विच्छेद करने पर क्या होगा, ता ए और अघ। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो आ है वो अवग्रह में परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा, तेघ। मतलब पूरा जो पद होता है वो ज्यों का त्यों हो जाता है। जो ह्रस्व आ होता है वो अवग्रह चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इसका उदाहरण नंबर 3 देखते हैं कि जब, ठीक है, उदाहरण नंबर 3 क्या है, वने अत्र। क्या है, वने, क्या है, वने अत्र। तो क्या होगा, वनेत्र, ठीक है।
तो ये हमारे क्या हो गए, इसके हो गए ए और, जब, ठीक है, ये क्या हो गए, जब ए और आ होता है तब अपग्रह चिन्ह इसमें परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, जब ओ और आ हो, जब ओ और आ हो तो कैसे उदाहरण आएंगे कि जब को अपी, क्या है, को अपी, तो कैसे होगा, का ओ अपी, क्या होगा, इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा, का ओ अपी, क्या होगा, का ओ अपी, जिसमें आ जो होगा वो अपग्रह चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से बालको अपी, यानी कि बालक, यानी कि बालक ओ अपी, क्या होगा, बालक ओ अपी। ठीक है, तो इसके उदाहरण को अपी है, बालको अपी है, नमो अस्तु, क्या है, नमो अस्तु, तब क्या हो जाएगा, नम ओ अस्तु, क्या है, नम ओ अस्तु। तो जो आ है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, इसका जो आ है वो उसका क्या हो जाएगा, वो अपग्रह चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो पूर्व रूप संधि है उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लिया है। इसके हम एक दो उदाहरण को और देख लेते हैं। ठीक है, इसके एक दो उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे कि है को अयम, को अयम का क्या हो जाएगा, कोयम, प्रभो अयम यानी कि प्रभो हम, गुरो अत्र यानी कि गुरोत्र। इसी प्रकार से एक उदाहरण है बालको अवदत, क्या है, एक उदाहरण है वालको अवदत, क्या है, वालको अवदत। ठीक है, तो इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, तो इसका वर्ण विच्छेद करने पर ये हो जाएगा वालक, वालक ओ अवदत, क्या होगा, वालक ओ अवदत। ठीक है, वालका ओ अवदत। तो जो आ है इसका क्या हो जाता है, ये परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वालक, क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका इसमें परिवर्तित होकर ये हो जाएगा बालो अवदत, क्या होगा, वालो वदत, वालो बदत, क्या है, वालो वदत। इसको एक बार फिर से लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये परिवर्तित हो जाएगा वालो बदत, क्या होगा, वालो वदत में। ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर हमारी जो पूर्व रूप संधि है उसको अच्छे से हमने कवर कर लिया है। अब हम दूसरी संधि देखेंगे। संधि नंबर ये होगी 7। ठीक है, संधि नंबर क्या होगी, 7 होगी। इससे पहले मैंने आपको और सभी संधि करा दी हैं, क्लासेस को देख ले, प्लेलिस्ट बना दी है उसकी। ठीक है, तो दूसरी संधि है संधि नंबर 7, पर रूप स्वर संधि। कौन सी है, पर रूप स्वर संधि। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है एंगी पर रूपम, क्या है, एंगी पर रूपम। ठीक है, क्या होता है, एंगी पर रूपम। तो एंगी का मतलब क्या होता है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। ठीक है, तो सूत्र है एंगी पर रूपम। ठीक है, एंगी पर रूपम, ठीक है, एंगी पर रूपम इसका सूत्र है। और जो एंग पदांतादति है, एंगी पदांतति है, यानी कि जो पूर्व संधि है इनमें कंफ्यूजन होता है। एक जैसे नाम, जैसे एंग है, एंगी है, तो इस प्रकार से इनमें क्या होता है, कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसकी पहचान मैं आपको बताऊंगी अच्छे से। तो एंगी पर रूपम का मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा, एंगी का मतलब हो जाएगा एंग प्रत्याहार, एंग प्रत्याहार। ठीक है, एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो इसमें भी आते हैं ए और ओ वर्ड। क्या होते हैं, तो ए ओ। ठीक है, ए ओ इसका मतलब होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये समझना, इसके लिए जो एंग प्रत्याहार है ए ओ है, तो इसके लिए पता होना चाहिए। तो क्या होगा, जो अवर्णांत उपसर्ग होते हैं, जो अवर्णांत उपसर्ग होते हैं, जो अवर्णांत उपसर्ग होते हैं, तो ऐसा वर्ण यानी कि जो उपसर्ग होते हैं, ठीक है, क्या हो, ठीक है, ऐसा उपसर्ग हो जिसके अंत में क्या हो, जिसके अंत में ए और ओ वर्ण हो, तो वहां पर रूप संधि होती है। क्या होता है, एक बार फिर से देखते हैं कि इसमें क्या एंग प्रत्याहार होता है। एंग प्रत्याहार के अंतर्गत ए और ओ वर्ण आते हैं, तो ऐसा अवर्णांत उपसर्ग, ऐसा अवर्णांत उपसर्ग जिसके अंत में ए और ओ आते हैं, तो वहां पर कौन सी संधि होती है, वहां पर
पररूप संधि होती है। कौन सी संधि होती है? पररूप संधि होती है। ठीक है, तो इसकी आप पहचान को अच्छे से समझ गए होंगे। इसको आगे हम और अच्छे से देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण है प्राएजते, प्राधन एजते। ठीक है, तो जो प्रा है तो इसमें हम हलंत लगाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो प्रा है उसमें क्या करेंगे? हलंत लगाएंगे। तो क्या होगा? आ। ठीक है, और एक एजते का क्या हो जाएगा? ठीक है, एजते का, ठीक है, एजते ऐसे ही आ जाएगा। तो आपने पढ़ा है कि जब आ और ए आता है, आपने पढ़ा है कि जब आ और ए आता है तब किसका निर्माण होता है? बड़े ए का निर्माण, यानी कि ए का निर्माण होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो पररूप संधि है उसमें क्या होता है? तो पररूप संधि में, तो इसका मतलब क्या होगा? पररूप संधि में क्या होता है कि जो इसका बाद वाला एरूप होता है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को पररूप संधि कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को पररूप संधि कहा जाता है। ठीक है, इसको हम एक बार फिर से समझा देते हैं। उदाहरण को एक बार फिर से देखते हैं और फिर से एक बार आप समझ लें। ठीक है, अच्छे से। ठीक है, तो उदाहरण क्या है? उदाहरण है प्रेएज्यते, प्रेएज्यते। ठीक है, जिसमें हम प्रा में हलंत लगा देंगे तब क्या होगा? आ को आ जाएगा और एज्यते, और क्या होगा? एज्यते। तो जो आ और ए है वो ए होना चाहिए वृद्धि संधि के अनुसार। वृद्धि संधि के अनुसार क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए ए। ठीक है, ठीक है, प्रा ऐसा उपसर्ग है जिसके अंत में आ है। ठीक है, क्या होना चाहिए? जब आ और ए मिलते हैं तो ए का निर्माण करते हैं, यानी कि वृद्धि संधि होती है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें होता है ऐसा वर्ण। क्या इसका मतलब क्या है? इसने क्या कहा है कि ऐसा वर्ण जिसके अंत में ए या ऐ हो, ए या ऐ हो। ठीक है, ऐसा वर्ण जिसके अंत में आ हो, जिसके अंत में आ हो, तो बाद में क्या हो जाता है? ये ए में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? ए में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो पररूप संधि में क्या होता है? पररूप संधि में जो ए होता है, जो अंत वाला ए होता है, यहीं पर क्या हो जाता है? यहीं पे पररूप संधि हो जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रेजते। क्या हो जाएगा? प्रेजते। इसका अर्थ होता है चमकना। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है चमकना। क्या होता है? इसका अर्थ होता है चमकना। ठीक है, तो प्रजते का संधि विच्छेद क्या? प्रेएजते में इसका संधि विच्छेद करते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो प्रेजते है इसका संधि विच्छेद बताइए। तो आप क्या करेंगे? ये करेंगे, और इसमें आपको संधि बतानी होगी। तो कौन सी संधि होगी? तो इसमें हो जाएगी पररूप संधि। कौन सी संधि? इसमें होगी पररूप संधि। ठीक है, अब हम इसको आगे समझ लेते हैं और अच्छे से। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी क्या है? ठीक है, हम नेक्स्ट पढ़ रहे थे संधि नंबर 7, यानी कि पररूप संधि को। तो इसका सूत्र होता है एंगी पररूपम। इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि जब अकारांत उपसर्ग के बाद, जब अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ यानी कि एंग प्रत्याहार से प्रारंभ होने वाली धातुओं के आने पर पररूप हो जाता है। क्या होता है? परिभाषा को एक बार फिर से देखते हैं कि जब अकारांत उपसर्ग के बाद ए ओ यानी कि एंग प्रत्याहार से प्रारंभ होने वाली धातुओं के आने पर पररूप हो जाता है। ठीक है, इसकी एक और हम परिभाषा देख लेते हैं। तो एक और परिभाषा क्या है कि जब अवर्णांत, ठीक है, अवर्णांत उपसर्ग के बाद, जब अवर्णांत उपसर्ग के बाद, ठीक है, उपसर्ग के बाद एंग प्रत्याहार क्या हो? एंग यानी कि ए और ओ, एंग प्रत्याहार यानी कि ए या ओ प्रत्याहार का वर्ण हो, प्रत्याहार का क्या हो? वर्ण हो, तो वहाँ कौन सी संधि होती है? तो वहाँ पर पररूप संधि, पररूप स्वर संधि होती है। कौन सी? पररूप स्वर संधि मानी जाती है। क्या मानी जाती है? पररूप स्वर संधि मानी जाती है। ठीक है, यानी कि अवर्णांत उपसर्ग, जिसमें आवर्ण हो, वो वाले उपसर्ग के बाद जब एंग प्रत्याहार यानी कि ए या ओ प्रत्याहार का वर्ण हो, तो वहाँ पर पररूप संधि होती है। अब हम इसके उदाहरण को देखेंगे।
ठीक है, इसके उदाहरण को देख लेते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। इस उदाहरण को हम देख चुके हैं कि प्रे एजते यानी कि इसका संधि विच्छेद क्या है, प्रे एजते। किसका? प्रेजते का। किसका? प्रेजते का संधि विच्छेद क्या है, तो प्रे एजते। इसका वर्ण विच्छेद प्रा आ एजते। तो जो इसमें क्या होता है, आ और ए को मिलाने से वृद्धि संधि ना होगा, क्या होगा? वृद्धि संधि। क्या होता है? वृद्धि संधि ए नहीं होता है। क्या होता है कि ए में आ मिल जाता है। ए में क्या होता है, ए में जो आ है वो मिल जाता है, तब ये एक ही मात्रा में परिवर्तित होकर क्या हो जाता है, प्रेजते। क्या होगा? प्रेजते। ठीक है। और ऐसी धातु, ये क्या है, धातु है, तो ऐसी धातु जिसके आगे ए या ए वर्ड हो, जिसके आगे क्या हो, ए या ए वर्ड हो। जो पररूप संधि है वो क्या है, वृद्धि संधि का क्या है, अपवाद है। यानी कि आ और ए मिलकर क्या करते हैं, ए का निर्माण करते हैं। ये क्या है, ये वृद्धि संधि का क्या है, अपवाद है। इसमें ए या ए यानी कि आ और ए मिलकर ए ना बनकर क्या होता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर ये दोनों मिलकर आ और ए, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ठीक है। जो बाद वाला ए है, क्या है, बाद वाला ए है, ये ए से मिलकर क्या हो जाता है, यही क्या कहलाता है, यही पररूप कहलाता है। यही क्या कहलाता है, यही पररूप कहलाता है। ठीक है, जो बाद वाला होता है वही क्या होता है, पररूप हो जाता है। ठीक है, तो ये आप उदाहरण समझ चुके होंगे। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, समझ लेते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है, दूसरा उदाहरण है उपोषधि। क्या है, दूसरा उदाहरण है उपोषति। क्या है, उपोषति। ठीक है, क्या है, उपोषति। तो इसका संधि विच्छेद क्या है, उप ओषति। क्या है, इसका संधि विच्छेद होता है उप ओषति और इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा उप आ ओषति। क्या है, उप आ ओषति। तो जब वृद्धि संधि में क्या था कि जब आ और ओ मिलते हैं, जब, ठीक है, जब आ और ओ, जब आ और ओ मिलते हैं तो ओ का निर्माण करके क्या करते हैं, वृद्धि संधि का निर्माण करते हैं। किसका, वृद्धि संधि का निर्माण करते हैं। लेकिन ये क्या है, पररूप संधि। क्या है, पररूप संधि क्या है कि जो अपवाद है, पररूप संधि क्या है, पररूप संधि वृद्धि संधि का क्या है, एक अपवाद है। क्या है, एक अपवाद है। तो क्या होगा, तो जब उप आ ओषति में क्या होगा कि जो आ जाकर पररूप पर वर्ण में यानी कि ओ में परिवर्तित होकर क्या करता है, उपोषति का निर्माण करता है। ठीक है, किसका, उपोषति का निर्माण करता है। और इसका मतलब क्या होता है, तो उपोषति का मतलब होता है जलाता है। क्या इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है जलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण है प्रेओषति। तो क्या हो जाएगा, प्रोषति। क्या हो जाएगा, प्रोषति। इसी प्रकार से चौथा उदाहरण है अव एही। तो इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अव एही। क्या होगा, अव एही। तो इसमें आ और ए मिलकर ए का निर्माण करना चाहिए, तो वृद्धि ना होकर पररूप संधि है, तब ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आ और ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, आ और ए मिलकर ए का निर्माण करेंगे तब ये हो जाएगा अवेही। क्या हो जाएगा, अवेही। जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जानो। क्या होता है, इसका अर्थ होता है जानो। क्या होता है, जानो। ठीक है, तो ये हमारा चौथा उदाहरण भी हो गया। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने पररूप संधि को अच्छे से पढ़ लिया है। इसमें हमने इसकी परिभाषा को भी देखा कि अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ यानी कि एंग प्रत्याहार से प्रारंभ होने पर जो धातुओं के आने पर ये क्या होते हैं, पररूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी के साथ साथ मैंने आपको एक और परिभाषा बताई कि जब अवर्णांत उपसर्ग के बाद एंग प्रत्याहार का वर्ण हो तो वहां पर क्या होता है, वहां पर पररूप संधि होती है। ठीक है, तो इसके हमने उदाहरण को भी अच्छे से समझ लिया और इसके सूत्र का भी विश्लेषण हमने अच्छे से कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे इसके अपवाद को। किसको पढ़ेंगे, अब हम इसके अपवाद को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम पररूप संधि के 6 उदाहरण को और जानेंगे। ठीक है, ठीक है,
तो इसमें अब हम देखेंगे पररूप संधि का अपवाद। पररूप संधि का क्या देखेंगे? अपवाद को देखेंगे, जो इसकी टी संज्ञा हो जाती है, जिसकी टी संज्ञा हो जाती है। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है अचो अंत्यादि टी। क्या है? अचो अंत्यादि टी। क्या है? अचो अंत्यादि टी। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका मतलब होगा कि अचो का मतलब क्या होगा? अचो का मतलब हो जाएगा अच प्रत्याहार। क्या होगा? अचो का मतलब क्या हो जाएगा? अच यानी कि स्वर, यानी कि स्वर। ठीक है, और क्या होगा? अंत्य। ठीक है, क्या होगा? अंत्य। ठीक है, और आदि। और क्या है? आदि। तो इनकी क्या हो जाती है? इनकी टी संज्ञा हो जाती है। क्या होती है? इनकी टी संज्ञा हो जाती है। ठीक है, टी संज्ञा। तो अच का मतलब क्या होता है? अच का मतलब होता है स्वर। अंत का मतलब हो जाएगा अंत। ठीक है, अंत यानी कि जब व्यंजन हो, जब व्यंजन हो। ठीक है, और आदि का मतलब क्या होगा? तो आदि का मतलब हो जाएगा पहले। आदि का मतलब क्या होगा? आदि का मतलब हो जाएगा पहले। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पहले मतलब स्वर। पहले मतलब क्या हो? यहाँ पर हो स्वर। तो जब स्वर, ठीक है, जब स्वर के अंत में व्यंजन आए, जब स्वर के अंत में व्यंजन आए, ठीक है, जो पद हो उसके अंत में क्या हो? स्वर हो। पद के अंत में अगर कोई स्वर हो तो उसकी क्या होती है? उसकी टी संज्ञा हो जाती है। पाणिनि ने क्या कहा? पाणिनि ने कहा कि टी संज्ञा, इसका नाम दे दिया टी संज्ञा। ठीक है, यानी कि टी नाम वाला कोई व्यक्ति, जैसे कि राम है, जैसे कि राम। ठीक है, राम में क्या है? अंत में क्या है? एक स्वर है। क्या है? अंत में स्वर है, जिसकी क्या हो जाती है? जिसकी टी संज्ञा हो जाती है। जिसकी क्या हो? टी संज्ञा हो जाती है। और इसको और अच्छे से समझते हैं, तो जिसकी क्या हो, इसको और अच्छे से समझें। ठीक है, इसको इसको एक बार फिर से समझते हैं कि इसमें क्या हो? पहले हो स्वर, और उसके बीच में क्या हो? व्यंजन हो, और व्यंजन के बाद क्या हो? कोई स्वर हो। व्यंजन के बाद क्या हो? कोई स्वर हो। ठीक है, व्यंजन के पहले क्या हो? स्वर हो। व्यंजन के पहले क्या हो? स्वर हो, तो इसकी टी संज्ञा मानी जाएगी। और जब स्वर के पहले व्यंजन हो तब भी इसकी क्या मानी जाती है? तब भी इसकी टी संज्ञा मानी जाती है। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ कि जब किसी स्वर के पहले जब व्यंजन हो तब क्या हो जाता है? तब इसकी टी संज्ञा हो जाती है। तब इसकी क्या हो जाती है? तब इसकी टी संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। जब अच यानी कि स्वर हो, स्वर के अंत में व्यंजन हो, स्वर के अंत में, ठीक है, क्या हो? अगर इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसको एक बार फिर से समझते हैं। जैसे कि जो अच है, जब स्वर क्या हो? स्वर अंत में हो। स्वर अंत में हो तब क्या हो जाएगा? टी संज्ञा होगी। और यदि अंत में स्वर हो और उसके पहले, उसके तुरंत पहले क्या हो? व्यंजन हो, तो वहां पर उसकी टी संज्ञा हो जाती है। क्या होती है? उसकी टी संज्ञा हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, उदाहरण के लिए रामा। क्या है? उदाहरण के लिए रामा। ठीक है, रामा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा क्या है? दूसरा है मनस। दूसरा क्या है? ठीक है, दूसरा उदाहरण है मनस। क्या है? मनस। तो इसके हम बढ़ विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? इसके बढ़ विच्छेद होंगे मा, आ, ना, आ और सा। क्या होगा? आ और सा। क्या है? आ और सा। तो जब स्वर के अंत में, मैंने आपको क्या बताया था कि स्वर के अंत में क्या हो? व्यंजन। स्वर के अंत में क्या हो? व्यंजन हो, तो इसकी क्या हो जाती है? इसकी टी संज्ञा हो जाती है। इसकी टी संज्ञा हो जाती है। ठीक है, आप अच्छे से उदाहरण के थ्रू अच्छे से समझ गए होंगे। और इनका क्या हो जाता है? इनका लोप हो जाता है। क्या होता है? इनका लोप हो जाता है। ठीक है, तो आप इस उदाहरण को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या है? किसी नाम की टी संज्ञा, जैसे कि मनीषा। मनीषा में सा की, जैसे कि मनस है, मनस में आ और सा की जो टी संज्ञा हो जाएगी तो इनका क्या हो जाएगा? इनका लोप हो जाएगा। इनका क्या होगा?
इनका लोप हो जाता है। ठीक है, आप समझ गए हैं अच्छे से। अब हम इसको वार्तिक नंबर 1 को देखेंगे। तो वार्तिक क्या है? ठीक है, अब हम इसको अच्छे से समझेंगे कि वार्तिक नंबर 1 क्या है। वार्तिक नंबर 1 है, इसका सूत्र होता है, वार्तिक नंबर 1 का सूत्र होता है सकंधु बादिशु परम रूपम वाच्यम। क्या है? सकंधु बादिशु, सकंधु बादिशु। ठीक है, ठीक है, तो इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है सकंधा बादिशु परम रूपम वाच्यम। क्या है? सकंधा बादिशु परम रूप्यम वाच्यम। क्या है? परम रूपम वाच्यम। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पर अच्छे से समझेंगे लिखकर। ठीक है, तो सूत्र क्या है? सूत्र है सकंधा, सकंध बादिशु। ठीक है, सकंधा बादिशु परम रूपम। क्या है? परम रूपम वाच्यम। क्या है? परम रूपम वाच्यम। सकंधा बादिशु परम रूपम वाच्यम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो जाएगा सकंध। क्या सकंधक का मतलब क्या होगा? सकंध बादिशु परम रूप्यम वाच्यम, यानी कि सकंधु क्या होगा? यानी कि सकंधु आदिशु। ठीक है, सकंधु आदिशु और पररूपम, और पररूपम। ठीक है, तो पररूपम यानी कि वाच्यतु, यानी कि इसको कहा गया है। क्या? यानी कि कही गई है। ठीक है, क्या होगा? कही गई है। ठीक है, तो सूत्र क्या है? सूत्र है सकंधा बादिशु, सकंधा बादिशु परम रूपम वाच्यम। ठीक है, जिसका मतलब क्या होगा? सकंधा का मतलब हो जाएगा सकंधु, धन आदिशु, धन पररूपम, धन वाच्यम। वाच्यम का मतलब क्या है? तो वाच्यम का मतलब हो जाएगा कहा गया है। क्या कहा गया है? ठीक है, ठीक है, कहा गया। ठीक है, तो इसका मतलब जहां पर शु आते हैं, जिन वर्णों में क्या होते हैं? शु शब्द आते हैं। क्या आते हैं? शु आते हैं। ठीक है, जैसे है आदेशु, रमेशु, सुरेशु। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर जैसे, ठीक है, बधेशु, नारीशु, नदीशु, तो ऐसे शब्द होते हैं। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, ठीक है, सप्तमी, सप्तमी बहुवचन विभक्ति का रूप है। किसका? सप्तमी बहुवचन विभक्ति का इसमें रूप होता है। ठीक है, तो सकंदु आदिशु परम रूप, यानी कि इसमें सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, तो अब हम इसको, ठीक है, इसमें क्या होता है? जो सकंदु है, तो इसमें सकंदु आदिगण होता है। क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? सकंदु आदिगण होता है। सकंद, ठीक है, तो इसमें सकंद बादीगण होता है। ठीक है, सकंद बादीगण। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कितने आते हैं? तो इनकी संख्या होती है 6। कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 6। जैसे सकंधु, ठीक है, जैसे सकंधु, करकंधु, ठीक है, सकंधु, करकंधु, कुल्टा, ठीक है, कुल्टा, मार्तंड, ठीक है, मार्तंड, मनीषा। क्या होगा? मनीषा, और पतंजलि। और क्या होगा? और होता है पतंजलि। ठीक है, तो जो सकंद गण होता है, ठीक है, जो सकंदवादी गण होता है, उसके 6 प्रकार होते हैं, यानी कि उसके अंतर्गत 6 जो है गण आते हैं। 6 गण आते हैं। ठीक है, कितने? 6 गण आते हैं। तो कौन सा है? सकंधु, करकंधु, कुल्टा, मार्तंड, मनीषा, पतंजलि। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं? ये सभी, ठीक है, ये क्या है? ये 6 शब्द हैं। कितने? ये 6 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? ठीक है,
ये 6 शब्द हैं, सकंदू, करकंदू, कुल्टा, मार्तंड, मनीषा और पतंजलि। तो इन सब के लिए जो पाणिनि महोदय हैं उन्होंने इसकी टी संज्ञा बनाई। क्या किया? इसकी टी संज्ञा बनाई। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, आप मेरे साथ साथ लिखिए कि इसकी परिभाषा क्या होगी। तो इसकी परिभाषा होगी, ठीक है, इसकी परिभाषा होगी सकंधू। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखिए, इसकी परिभाषा मेरे साथ साथ लिखिए कि सकंधू, सकंधू, करकंधू, सकंधू, करकंधू, कुल्टा, करकंधू, कुल्टा, मार्तंड, मार्तंड, मनीषा, मनीषा तथा तथा पतंजलि, तथा पतंजलि, पतंजलि शब्दों में, पतंजलि शब्दों में पररूप संधि मानी जाती या फिर कही गई है। ठीक है, शब्दों में पररूप संधि कही गई है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है कि सकंदू, करकंदू, कुल्टा, मार्तंड, मनीषा, पतंजलि, इन शब्दों में कौन सी संधि कही गई? तो इन शब्दों में पररूप संधि कही गई है। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। ठीक है, इन संधियों को हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो पहला है सकंधू, पहला है, ठीक है, पहला है सकंधू। ठीक है, तो इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा, ठीक है, इसका वर्ण विच्छेद होगा सक अंधु। क्या होगा? इसका क्या होगा? इसका वर्ण विच्छेद, संधि विच्छेद हो जाएगा सक अंधु। क्या होगा? सक अंधु। ठीक है, ठीक है, इनका संधि विच्छेद हो जाएगा सक धन अंधु। क्या होगा? सक धन अंधु। तो जिसका वर्ण विच्छेद हम करेंगे तो हो जाएगा शा का में हलंत लगाया तो आ, और आगे आएगा अंधु। क्या आएगा? आगे आएगा अंधु। ठीक है, जब आ और आ मिलते हैं यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर बनना चाहिए दीर्घ आ बनना चाहिए। ठीक है, क्या बनना चाहिए? दीर्घ आ बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें जो ये आ होता है, इसमें ये जो आ होता है इसका हो जाता है लोप। ठीक है, इसी की क्या हो जाएगी? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अगर इसमें बड़ा आ ले लेंगे तो ये हो जाएगा सकांधु। ठीक है, क्या होगा? सकांधु। लेकिन पाणिनि ने क्या कहा? पाणिनि ने इसमें क्या कहा? ठीक है, पाणिनि ने क्या कहा? ठीक है, तो पाणिनि ने क्या कहा? पाणिनि ने क्या कहा कि जो आ है तो इस आ का क्या कर दी गई? इस आ की टी संज्ञा कर दी, और टी संज्ञा के थ्रू इसका क्या हो गया? टी संज्ञा से ही इसका इस आ का क्या हो गया? इस आ का लोप हो जाता है। तब क्या हो जाएगा? तब ये बनेगा कि शक। ठीक है, तब क्या होगा? तब होगा शक अंधु। क्या होगा? शक अंधु। ठीक है, तब क्या होगा? तब इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है, तो जो आ है, ठीक है, जो आ है इसका लोप हो जाएगा। तब ये क्या होगा? सक और अंधु यानी कि सकंधु। ठीक है, यानी कि सकंधु, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है सक राजाओं का कुआं। इसका अर्थ क्या होता है? सकंधु का मतलब क्या होता है? तो सकंधु का मतलब होता है सक राजाओं का कुआं। सक राजाओं का कुआं। ठीक है, सक राजाओं का कुआं। ठीक है, सकंधु में कौन सी संज्ञा है? सकंधु में कौन सी संज्ञा है? तो सकंधु का मतलब हो जाएगा, ठीक है, सकंधु में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें संधि, इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें पररूप संधि है। और शक अंधु यानी कि अंधु मतलब कुआं, सक राजाओं का
कुआं। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा शक राजाओं का कुआं। ठीक है, अब हम इसका दूसरा प्रकार देखेंगे। तो दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार है करकंधु। क्या है? करकंधु। अब हम करेंगे करकंधु का संधि विच्छेद। किसका? करकंधु का संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा कर्क। ठीक है, कर्क अंधु। क्या होगा? ठीक है, कर्क हलंत अंधु। ठीक है, कर्क धन अंधु। क्या है? कर्क धन अंधु। तो यहाँ कर्क है तो का में हम लगाएंगे हलंत आ। ठीक है, और हो जाएगा अंधु। ठीक है, तो जब बड़ा आ मिलेगा तो बनेगा आ, तो ये हो जाएगा करकांधु। क्या होगा? करकांधु। तब इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, ठीक है, तो इस आ की पाणिनि ने कर दी टी संज्ञा। क्या कर दी? इस आ की कर दी टी संज्ञा, यानी कि इसका कर दिया लोप। ठीक है, क्या कर दिया? इसका कर दिया लोप। तब ये हो जाएगा कर्क अंधु। ठीक है, कर्क अंधु। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा करकंधु। ठीक है, हो जाएगा करकंधु, जिसका अर्थ होता है बेर। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होगा? बेर, यानी कि ये फल होता है, ये एक फल होता है। ठीक है, तो करकंधु का मतलब क्या होता है? करकंधु का मतलब हो जाएगा बेर। क्या होगा? करकंधु का मतलब हो जाएगा बेर। अब हम इसका तीसरा प्रकार देखेंगे। ठीक है, तीसरा क्या था? सकंधु, करकंधु। ठीक है, करकंधु के बाद अब क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कुलटा। क्या देखेंगे? कुलटा। तो कुलटा का संधि विच्छेद करो। कुलटा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो कुलटा का संधि विच्छेद हो जाएगा कुल धन अटा। कुल धन अटा। ठीक है, कुल धन अटा। तो इसमें हम ला में हलंत लगाएंगे तो क्या होगा? कुल आ अटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुलाटा। कुल आ आटा, यानी कि कुलाटा। आ मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा आ करेंगे। ठीक है, तो ये ना होकर इसमें क्या होगा? इसकी टी संख्या के यहाँ से इसकी टी संज्ञा होकर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा लोप। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा लोप। तो क्या होगा? कुल अटा। ठीक है, कुल अटा। ठीक है, कुल अटा। तो कुल अटा का क्या हो जाएगा? कुलटा। क्या हो जाएगा? कुलटा। ठीक है, क्या होगा? कुलटा, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है चरित्रहीन महिला। क्या होता है? चरित्रहीन महिला। ठीक है, इसको मिटा के एक बार फिर से लिख लेते हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा? कुलटा का मतलब क्या होगा? कुलटा का मतलब हो जाएगा चरित्रहीन महिला। ठीक है, इसका मतलब होता है चरित्रहीन महिला। चरित्रहीन महिला। ठीक है, चरित्रहीन महिला इसका अर्थ होता है। ठीक है, अब इसका दूसरा प्रकार क्या होगा? अब इसका दूसरा प्रकार हो जाएगा मार्तंडा। क्या होगा? मार्तंड। मारतंड। क्या है? मारतंड। ठीक है, अब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मार्त अंडा। क्या होगा? मार्त अंडा। ठीक है, मार्त अंडा। अब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा मार्त आ अंडा। क्या होगा? मार्त आ अंडा। तो जो आ है तो हो जाएगा मारतांडा। क्या हो जाएगा? मारतांडा, यानी कि आ और आ मिलकर क्या करेंगे? दीर्घ आ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मारतांडा। तो ऐसा ना होकर पाणिनि महोदय ने क्या किया? इसकी कर दी टी संज्ञा। जो आ है इसकी कर दी टी संज्ञा। इसकी हो गई टी संज्ञा। तो टी संज्ञा से इसका क्या हो जाता है? इसका हो जाता है लोप। क्या हो जाता है? इसका हो जाता है लोप। तब क्या होगा? तब ये हो जाएगा मार्त अंडा। मार्त अंडा। ठीक है, मार्त अंडा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मार्तंड। क्या होगा? मार्तंड। इसका संधि पद क्या हो जाएगा? तो इसका संधि पद हो जाएगा मार्तंड। तो मार्तंड का मतलब क्या होता है? तो मार्तंड का अर्थ होता है सूर्य। क्या होता है? मार्तंड का अर्थ होता है
सूर्य। ठीक है, अब हम देखेंगे मनीषा को। किसको देखेंगे? अब है मनीषा। ठीक है, मनीषा। तो मनीषा का संधि विच्छेद कीजिए। तो मनीषा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनीषा का संधि विच्छेद हो जाएगा मनस ईशा। मनस ईशा। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट संधि है, यहाँ से संधि पूछी ही जाती है आपके एग्जाम में। ठीक है, आपके एग्जाम में यहाँ से संधि पूछी ही जाती है। ठीक है, मनस ईशा, इसका क्या हो गया? संधि विच्छेद हो गया। तो इसका हम बड़ विच्छेद धन ईसा, तो ये होता है संस्कृत में। ठीक है, ये होता है संस्कृत में। और हिंदी में इसका विच्छेद क्या होता है? हिंदी में इसका विच्छेद हो जाता है मना ईशा। क्या होता है? मना ईशा, यानी कि इसमें विसर्ग संधि हो जाती है। ठीक है, हिंदी में जब पूछी जाएगी तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। और संस्कृत में कहते हैं मनस धन ईशा। क्या कहते हैं? मनस धन ईशा। ठीक है, तो अब हम इसका बड़ विच्छेद करके देखेंगे। ठीक है, तो इसका बड़ विच्छेद क्या है? ठीक है, ठीक है, अब पाणिनि को बनाना है इसमें मनस, यानी कि मनस ईशा, यानी कि मनीषा। लेकिन ये हो रहा है मनसीसा। क्या हो रहा है? ये हो रहा है मनस शीशा। मनस शीशा। ठीक है, तो मन शीशा हो रहा है। तो इसका क्या किया इन्होंने? कुछ इस प्रकार से बड़ विच्छेद किया कि मना अस ईशा। क्या होगा? मना अस ईशा। ठीक है, अस ईशा, जिसका क्या हो जाता है? जिसमें जो अस है इसका टी संज्ञा से लोप हो जाता है। इसका टी संज्ञा से क्या हो जाता है? इसका टी संज्ञा से हो जाता है लोप। तब क्या हो जाएगा? मना ईशा। मना ईशा, या अर्थात मनीषा। क्या होगा? मनीषा। तो मनीषा का अर्थ क्या होता है? मनीषा का अर्थ होता है बुद्धि। क्या होता है? मनीषा का अर्थ होता है बुद्धि, यानी कि बुद्धिमान। ठीक है, बुद्धिमान, बुद्धि। ठीक है, मनीषा माने क्या होता है? तो मनीषा माने होता है बुद्धि। क्या होता है? मनीषा माने होता है बुद्धि, इच्छा। ठीक है, बुद्धि इच्छा कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पर, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, अब हम देखेंगे पतंजलि का संधि विच्छेद। ठीक है, पतंजलि का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, तो पतंजलि का संधि विच्छेद हो जाएगा पतत अंजलि। क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होगा पतत अंजलि। पतत अंजलि। ठीक है, पतंजलि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पतंजलि का संधि विच्छेद हो जाएगा पतत अंजलि। ठीक है, तो इसका हम फिर से वर्ड विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पत अत अंजलि। क्या है? पत अत अंजलि। ठीक है, पत अत अंजलि। ठीक है, तो जिसमें अत है तो इसका टी संज्ञा से, ठीक है, इसका टी संज्ञा से हो जाता है लोप। ठीक है, तो पतत अंजलि का हो जाएगा बड़ विच्छेद पत अत अंजलि। ठीक है, ठीक है, फिर हो जाएगा पत अंजलि। क्या होगा? पत अत अंजलि। ठीक है, ये हो जाएगा पतंजलि। क्या हो जाएगा? पतंजलि का संधि विच्छेद। और इसमें कौन सी संज्ञा होती है? तो इसमें जो संधि होती है वो होती है पूर्व रूप संधि। कौन सी होती है? पर रूप। ठीक है, इसमें जो संधि होती है, ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि होती है? तो इसमें होती है पर रूप संधि। कौन सी होती है? तो इसमें होती है पर रूप संधि। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? एग्जाम में संधि में आपसे पूछा जाएगा संधि का विच्छेद और संधि का नाम। ठीक है, जैसे आपको उदाहरण, जैसे कि आपको दे दिया पतंजलि, और पतंजलि का संधि विच्छेद बताइए और इसका संधि का नाम बताइए। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, और ये आपको जो मैंने आपको अभी इसके अपवाद कराए हैं, ये आपकी संधि जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी परिभाषा जो सकंदु गड़ा, यानी कि जो अपवाद है, अपवाद से जो संधि की बताई गई है,
सकंदू है, करकंदू है, कुल्टा है, मार्तंड है, मनीषा बहुत इंपॉर्टेंट है, और पतंजलि। ठीक है, तो इनको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, तो अभी हमारा जो टॉपिक बचा है प्रकृति भाव संधि बची है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल की क्लास में हम प्रकृति भाव स्वर संधि को पढ़ लेंगे। आज की क्लास में हमने पर रूप संधि और पूर्व रूप संधि को कर लिया है। आपकी क्लास जो है वो लंबी हो जाएगी, तो कल हम पढ़ेंगे प्रकृति भाव संधि। क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे प्रकृति भाव स्वर संधि को करेंगे। ठीक है, क्लास जो है आपकी 1 घंटे से ऊपर हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहती कि इससे लंबी आपकी क्लास हो। ठीक है, तो क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। और आज हम जो संधि है, ठीक है, जो संधि है उसमें जो स्वर संधि है, ये टॉपिक आपका कल कवर हो जाएगा। उसके बाद हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को करेंगे। जल्द से जल्द हम अपना संधि चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ये चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी लंबा भी ये चैप्टर है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें काफ़ी दिन लग रहे हैं, और भी 1-2 दिन की छुट्टी भी हो गई थी। तो क्लास को, ठीक है, अब हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अब हम लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो अभी जाकर अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, जो क्लास हो चुकी है, उनको आप अभी जाकर हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ऑनली पर जाकर सभी क्लासेस को देख सकते हैं। सभी क्लासेस की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, और इन क्लासेस की आपको PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। क्लास नोट्स अभी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।